जीएसटी पोर्टल पर ना कई बार चीज़ें थोड़ी मतलब उलझी हुई सी लगती हैं, खासकर जब ये टीडीएस या टीसीएस क्रेडिट की बात आती है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट प्राप्त स्टेटमेंट है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कुछ आम सवाल हैं, एफएक्यूज जो अक्सर लोग पूछते हैं। तो देखते हैं कि ये स्टेटमेंट आखिर है क्या, इसे हैंडल कैसे करना है और ये इतना ज़रूरी क्यों है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे टैक्स के तौर पर काटा हुआ या वसूला गया पैसा वापस हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ सकता है ना। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले ये टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट प्राप्त वाली टाइल, ये है क्या चीज और दिखती का है पोर्टल पर? हाँ, तो ये टाइल आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर दिखेगी, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये सिर्फ उन रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स के लिए है जिनका या तो किसी ने टीडीएस काटा हो, जैसे कोई सरकारी विभाग, या फिर किसी ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, मतलब जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट ने टीसीएस कलेक्ट किया हो। अच्छा। और अच्छी बात यह है कि ये जानकारी अपने आप भर जाती है। जैसे ही वो टैक्स काटने वाले या कलेक्ट करने वाले अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जीएसटीआर 7 या जीएसटीआर 8, वो डिटेल्स यहाँ दिखने लगती हैं। ओके, तो मतलब ये ऑटो पॉपुलेटेड है, हमें खुद कुछ नहीं भरना इसमें? जी नहीं, भरना नहीं है। पर फिर करना क्या है? इस पर एक्शन लेने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उसी टैक्स पेयर की है जिसका टैक्स कटा है या वसूला गया है। उन्हें ही इस स्टेटमेंट को देखकर एक्शन लेना होता है। पर हाँ, ये ध्यान रखना है कि ये हर टैक्स पीरियड में करना जरूरी नहीं है। ये तभी करना है जब सच में कोई टीडीएस या टीसीएस का अमाउंट कटा हो और वो यहाँ पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो रहा हो। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे स्टेटमेंट में कुछ एंट्रीज दिख रही हैं। जब मैं उसे खोलती हूँ तो अंदर क्या मिलेगा? क्या बस एक लिस्ट होगी? उसमें आपको मुख्य रूप से 4 टेबल्स या सेक्शन मिलेंगे। 2 टीडीएस के लिए होते हैं, एक टीडीएस क्रेडिट प्राप्त, इसमें ओरिजिनल डिटेल्स होती हैं। दूसरी टीडीएस क्रेडिट प्राप्त का संशोधन, अगर कोई बदलाव हुआ है तो वो यहाँ दिखेगा। अच्छा, ओरिजिनल और अमेंडमेंट। हाँ, और बिल्कुल इसी तरह 2 टेबल्स टीसीएस के लिए होती हैं, टीसीएस क्रेडिट प्राप्त और टीसीएस क्रेडिट प्राप्त का संशोधन। और इन टेबल्स में जितनी भी एंट्रीज, जितने भी रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, हर एक पर टैक्स पेयर को एक्शन लेना होता है। एक्शन लेना होता है, इसका क्या मतलब है? क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास? हर रिकॉर्ड के सामने आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करें, या रिजेक्ट यानी अस्वीकार करें। आपको हर एंट्री के लिए इन दोनों में से एक चुनना ही होगा। एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है। और इनको चुनने से होता क्या है? यहीं पर शायद असली बात है ना? बिल्कुल, यही सबसे जरूरी पॉइंट है। अगर आप किसी एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं तो वो अमाउंट जैसे ही आप ये स्टेटमेंट फाइल करेंगे, फौरन आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाएगा। ओह, सीधा कैश लेजर में? जी हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधे आपके उपलब्ध कैश बैलेंस को बढ़ाता है। फिर आप उस पैसे को अपनी जीएसटी लायबिलिटी भरने या किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब वर्किंग कैपिटल ब्लॉक नहीं होता। सही कहा। और अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो वो जो पर्टिकुलर एंट्री है वो एक तरह से वापस चली जाती है किसके पास? जिसने आपका टैक्स काटा था या कलेक्ट किया था। उनके जीएसटीआर 7 या जीएसटीआर 8 रिटर्न में ये मार्क हो जाएगा कि इसे ठीक करना है। फिर वो उसे करेक्ट करके दोबारा फाइल करेंगे। लेकिन रिजेक्ट करने से क्या टैक्स पेयर और डिडक्टर के बीच कोई झंझट या सवाल जवाब नहीं शुरू हो जाता? देखिए, हो तो सकता है, खासकर अगर अमाउंट में बड़ा फर्क हो या कोई कंफ्यूजन हो। इसीलिए कई बार ये सलाह दी जाती है कि अगर संभव हो तो सीधे रिजेक्ट करने से पहले एक बार डिडक्टर या कलेक्टर से बात कर ले। हो सकता है गलती आसानी से सुधर जाए। अच्छा, कम्युनिकेशन कर लें पहले। हाँ, अगर हो सके तो। बिल्कुल। इससे प्रोसेस शायद स्मूथ रहे। लेकिन अगर बात नहीं बनती या गलती बिल्कुल साफ है तो फिर रिजेक्ट करना ही सही तरीका है। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि किसी रिकॉर्ड पे हमने कुछ किया ही नहीं, ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट, बस छोड़ दिया। अगर आप किसी रिकॉर्ड पर कोई एक्शन नहीं लेते और स्टेटमेंट फाइल कर देते हैं, पहली बात तो सिस्टम शायद फाइल ही ना करने दे। वो कहेगा कि पेंडिंग एक्शन है। लेकिन मान लीजिए किसी तरह वो रह गया या आपने स्टेटमेंट फाइल ही नहीं किया उस पीरियड में, तो वो रिकॉर्ड अगले टैक्स पीरियड के स्टेटमेंट में फिर से आ जाएगा। ओह, मतलब वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। हाँ, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जिसका सीधा मतलब है कि आपको वो क्रेडिट मिलने में और देर हो जाएगी। तो एक्शन लेना जरूरी है। हो गया तब? एक बार फाइल हो गया तो जो रिकॉर्ड्स आपने एक्सेप्ट कर लिए थे वो फाइनल हैं, उन्हें नहीं बदला जा सकता। वो पैसा आपके कैश लेजर में चला गया। और जो आपने रिजेक्ट किए थे वो तो डिडक्टर के पास करेक्शन के लिए चले गए। जब वो ठीक करके दोबारा फाइल करेंगे तब वो आपको अमेंडमेंट वाली टेबल में दिखेंगे। फिर आपको उन पे दोबारा एक्शन लेना होगा।
ये प्रोसेस तो काफी क्लियर है। अब फाइलिंग के बारे में कुछ खास बातें, जैसे क्या इसकी कोई ड्यू डेट होती है, लेट फीस लगती है? नहीं, अच्छी बात यह है कि टीडीएस, टीसीएस क्रेडिट प्राप्त स्टेटमेंट को फाइल करने की कोई निर्धारित ड्यू डेट नहीं है और ना ही इस पर कोई लेट फीस लगती है। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, लेकिन जाहिर है क्रेडिट जल्दी चाहिए तो इसे समय पर फाइल करना ही बेहतर है। और ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। इसके लिए कोई ऑफलाइन टूल या यूटिलिटी नहीं है। ओके, सब पोर्टल पर ही करना है। जी, और सबसे जरूरी बात जो पहले भी कही, फाइल करने से पहले सिस्टम ये चेक करेगा कि आपने हर दिखने वाले रिकॉर्ड पर या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट क्लिक किया हो। बिना उसके फाइलिंग का बटन एक्टिवेट ही नहीं होगा। यानी कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं। और फाइलिंग के लिए आप या तो डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ईवीसी जो आधार ओटीपी या बैंक अकाउंट से लिंक्ड ओटीपी के जरिए होता है। ठीक है। और मान लीजिए फाइलिंग हो गई सक्सेसफुली, उसके बाद क्या होता है? जैसे ही फाइलिंग सक्सेसफुल होती है, आपको स्क्रीन पर एक ARN नंबर दिखेगा, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर। इसे आप नोट कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने डिस्कस की, जितनी भी रकम आपने एक्सेप्ट की थी वो उसी वक्त रियल टाइम में आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्रेडिट हो जाती है। फौरन? हाँ, फौरन। और इसकी पुष्टि के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल आईडी पर एक कंफर्मेशन भी आ जाता है। वाह, ये तो काफी एफिशिएंट लगता है। तो अगर मैं इसे समेटूं तो ये TDS और TCS क्रेडिट प्राप्त स्टेटमेंट दरअसल एक तरह का क्लेम प्रोसेस है, जिससे टैक्स पेयर्स अपना वो पैसा वापस पा सकते हैं जो उनके बिहाफ पर काटा या वसूला गया है। और इस पर सही समय पर सही तरीके से एक्शन लेना उनके कैश फ्लो के लिए बहुत मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सीधे सीधे आपकी वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करता है। और यहाँ एक बात और जोड़ने लायक है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया की सफलता, मतलब आपको क्रेडिट सही समय पर मिले, ये इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि चेन की शुरुआत कैसी है। शुरुआत से मतलब ये कि जिसने टैक्स काटा है, डिडक्टर, या जिसने वसूला है, कलेक्टर, वो अपना GSTR 7 या GSTR 8 रिटर्न सही जानकारी के साथ और समय पर फाइल करे। अगर वही देर से फाइल करेंगे या गलत जानकारी फाइल करेंगे तो आपके स्टेटमेंट में या तो क्रेडिट देर से दिखेगा या गलत दिखेगा या दिखेगा ही नहीं। हाँ, ये तो है। अगर सोर्स ही गलत है तो आगे कैसे ठीक होगा? बिल्कुल। तो जहां टैक्स पेयर के लिए अपने स्टेटमेंट पर एक्शन लेना जरूरी है, वहीं ये भी जरूरी है कि वो इस बात पर भी नजर रखें कि उनके डिडक्टर्स और कलेक्टर्स टाइम पर और सही फाइलिंग कर रहे हैं या नहीं। ये इस पूरी क्रेडिट चेन का पहला और शायद सबसे अनदेखा कदम है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट उठाया आपने। सिर्फ अपने एंड पर एक्शन लेना काफी नहीं, पूरी चेन को देखना होगा। चलिए, इस अहम जानकारी और पूरी चर्चा के साथ मुझे लगता है हमने इस विषय को काफी अच्छे से समझ लिया है। आज की इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं।